खेती का शिफ्ट करने का दरअसल जो खेल है वो मतलब हमने नहीं समझा है, वो बाज़ार ने और इस तरह के उन्होंने ज़्यादा अच्छे से समझा, उसको अपनाया और पूरा की पूरा शिफ्ट कर दिया। अब इसमें जो हमारे सामने एक चुनौती है कि केवल काम करते जाना नहीं, उस काम के साथ में यदि हम कम्युनिकेशन की चीज़ों को करते रहें तो उससे जो एक नॉलेज क्रिएशन की बात है, वो नॉलेज अपने आप में बनता जाएगा और फैलता जाएगा। इसलिए ये जो काम है वो केवल हमारा काम नहीं है, वो एक समाज का काम है। हालाँकि इसमें चुनौतियाँ बहुत हैं, कि चुनौतियाँ ऐसी हैं कि शायद वो जो एक व्यक्ति जो एक निर्णय लेता है कि मुझे इस तरह के प्रयोग में जाना है, वो निर्णय शायद वो अपने से या तो वो बहुत रिच हो, पावरफुल हो, जो सारी चीज़ों को मैनेज कर पाए। लेकिन यदि एक व्यक्ति एक किसी गाँव में है और उसको निर्णय लेना है कि मुझे ये काम करना है, तो उसके सामने बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो निर्णय जो है वो उसके आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, मतलब आप सब लोग ज़्यादा और बेहतर समझते होंगे, यदि मैं अपने गाँव में एक टुकड़े में जैविक खेती करना चाहूँ, तो वो बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे आस-पास तो 2 दिन में सारा खेत कट जाता है और उसके अगले दिन मेरे पास सामने ये दिक्कत है कि जो पशु हैं वो खुले छूट गए हैं और उन पशुओं की रखवाली हम बात कर रहे थे राजस्थान में हमारे कुछ एक हम साथी मिलने वाले हैं, तो वो इस तरह के प्रयोग में हैं और अब उनको वो प्रोग्राम में इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि उनको वो खेतों की रखवाली करना है। तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही पानी का सवाल है, वो है। तो आस-पास के और एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें जो है वो निर्भर करती हैं और एक पक्ष और जो महत्वपूर्ण है कि अभी हमारा जो एक बनने का चाह है क्योंकि मतलब जो गाँव में रहने वाला भाई भी है जो अभी किसी वजह से है और वो निर्णय लेता है कि मुझे गाँव में जाकर के खेती करना है, लेकिन वो खेती भी जो है वो थोड़े अब उसका अंदाज़ है कि मेरे पास में कार भी हो, मेरा घर भी जो है वो शहर जैसा हो, तो उसमें जो है वो कोई फ़र्क नहीं होता है। तो वो जो जीवन शैली है, तो वो खेती भी जो है वो एक उस तरह के धंधे जैसी, उस तरह के बिज़नेस जैसी हो जाती है, जहाँ पे कि और बहुत सारे सवाल मतलब लगने को लगता है कि वो खेती है, लेकिन बहुत सारे सवाल शायद उससे एडजस्ट नहीं होते हैं। आंचल जी हमारे साथ में हैं, छत्तीसगढ़ की हमारी साथी हैं और आपकी संस्था ने हमने उसमें स्टोरीज भी की, श्रावणी जी गई थी आपके संस्था के काम को देखा भी, तो हम आंचल जी से उनकी संस्था उनके काम के बारे में सुनेंगे। हमारा काम अभी जो चल रहा है पिछले 2 सालों से वो वैसे तो ये 80 के दशक से चल रहा है काम, पर अभी जो रिसेंटली 2 सालों से हम प्राकृतिक कृषि पे काम कर रहे हैं और उसमें खास करके महिला साथियों के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि कृषि में ज़्यादातर काम महिला साथी करते हैं और उनके काम को आर्थिक रूप से नहीं गिना जाता है उनके कामों को। तो हम किस तरीके से उनके मेहनत को, उनके काम को एक आर्थिक रिकॉग्नाइजेशन दे सकते हैं, किस तरीके से वो अपने काम का कीमत और मूल्य समझ सकते हैं, इस पर हमारा काम अभी चल रहा है। तो थोड़ा सा इतिहास भी बताना चाहूँगी मैं जनजागृति केंद्र और नवा छत्तीसगढ़ महिला समिति का। जब ये लेट 80 के दशक में काम शुरू किया तो ये ज़मींदारी प्रथा में जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनके साथ काम शुरू किया था और उसमें भी जब हम लोगों ने बंधुआ मजदूर की लड़ाई चालू की तो उसमें भी पुरुषों को ही लेके हमने लड़ाई चालू किया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब बंधुआ मजदूर बनते हैं जैसे आप सब जानते हैं कि पूरा परिवार बंधुआ मजदूर बनता है, बच्चे से लेके महिला से लेके हर सदस्य परिवार का बंधुआ मजदूर बन जाता है और वो भी बहुत छोटी सी 200 रुपये की उधारी, 500 रुपये की उधारी, पीढ़ियों तक वो छूटते रहते हैं और वो छूट नहीं पाते हैं। तो उसका लेके लड़ाई लड़े और उसमें जीत भी हासिल किया। उस इलाके में 6200 करीब बंधुआ मजदूर को मुक्त कराया गया था और उसके बाद वो लोग अपना काम करने लगे, रिहैबिलिटेशन भी हुआ और बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे मशीनीकरण स्टार्ट हुआ खेतों में तो वो बेरोजगार होने लगे क्योंकि उनके पास काम नहीं था। तब फिर वो पलायन होने वाले मजदूरों में कन्वर्ट हो गए। तो जब पलायन होने वाले मजदूरों में कन्वर्ट हुए और तो फिर उनका पलायन करना कैसे सुरक्षित किया जाए, तो जनजागृति केंद्र वहाँ से इसमें शिफ्ट हुआ कि कैसे पलायन करने वाले साथियों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि वहाँ जाके फिर बंधुआ बन जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से उधार लेके जा रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ से परिस्थितियाँ एकदम विषम हैं जिसमें काम करना है उनको, उनका जो काम कर रहे हैं उसकी मजदूरी नहीं मिल रही है, तो फिर से बंधुआ मजदूर बन रहे हैं। फिर उसको कैसे रेस्क्यू कराया जाए,
वो एक प्रक्रिया पूरी चली। इसी बीच में जब देखा हमने कि महिलाएं इस मीटिंग्स में सामने नहीं आ रही हैं, जो भी आ रहे हैं सिर्फ पुरुष ही आ रहे हैं। ये इतिहास में मेरा नहीं है, ये मेरा सुना हुआ कहानी है जो हमारे लीडर्स लोगों ने बताया है हमको, जो उस समय काम करते थे। मंजू गाड़िया जी करके हैं और उनके साथ बहुत सारी महिला साथियों ने काम किया है, तो उनके द्वारा जो हमें बताया गया वो गवाही मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि महिलाएं बिल्कुल नहीं आती हैं। 5000 पुरुष खड़े हैं लेकिन एक महिला साथी नहीं है, तो कैसे लाया जाए महिला साथियों को। तो रात रात में जाके वो मीटिंग करते थे वहाँ पे और महिला के अधिकार के बारे में बात किया। और चूँकि जो जमींदार थे वो महिलाओं को अपनी बपौती के रूप में देखते थे, भले घर के अंदर का काम कराएंगे नहीं कराएंगे लेकिन उनका शारीरिक शोषण करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। तो इस तरीके की चीज़ों पे कैसे आवाज़ उठाया जाए। तो आज हमारे यहाँ की महिला साथियाँ काफ़ी मुखर और निकल के आई हुई हैं, श्रावणी जी ने मिली हैं उनसे, तो वो सारी साथियों के साथ हम अभी काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने चूँकि अभी हमारा FCRA भी ख़त्म हो गया है तो फंड है नहीं, तो हम लोग 2 ब्लॉक में काम कर रहे हैं, एक बिलाईगढ़ सारंगढ़ और महासमुंद जिले में सरायपारी ब्लॉक में। तो वहाँ हमने बात किया था महिला साथियों के साथ, और चूँकि हमको पलायन को के नज़रिए से भी देखना है, क्योंकि पलायन को हम कैसे कम कर सकते हैं। महिलाओं के मेहनत को आर्थिक रूप में कन्वर्ट करने के साथ साथ पलायन को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो हमारे क्षेत्र में बहुत अलग अलग सेक्टर से लोग पलायन कर रहे हैं, जैसे हैंडलूम सेक्टर से लोग बेरोजगार होकर वहाँ से पलायन कर रहे हैं। बसोड़ जाति के लोग हैं जो अब बांस के सामान नहीं बनाते हैं, वो पलायन कर रहे हैं। खेतीहर मजदूर हैं जो पलायन कर रहे हैं। तो किस तरीके से उनको हम एक दिशा में ला सकें ताकि पलायन थोड़ा कम किया जा सके। तो हमारा प्रयास ये है कि हम प्राकृतिक कृषि को ले रहे हैं, और प्राकृतिक कृषि में महिला साथी लोग अभी पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। और प्राकृतिक कृषि के जो 9 सिद्धांत हैं आप सबको पता है, उसी 9 सिद्धांत को फॉलो करके हम काम कर रहे हैं। तो और पर एक चीज़ और, जब हमने ये शुरू किया तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारे को समझ में आई कि हमारे क्षेत्र में जो प्राकृतिक बीज हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो अब हम क्या करें, क्योंकि बिना प्राकृतिक बीज के प्राकृतिक कृषि कैसे करेंगे करके, तो कम से कम पद्धति सीखने तक के समय के लिए हमने वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज ही यूज़ किया, लेकिन पूरे प्राकृतिक पद्धति को अपनाया। बीज शुद्धिकरण से लेके कीटनाशक वगैरह जो भी सामान चीज़ें हैं वो हमने प्राकृतिक पद्धति से किया। उसका फल हमें बहुत अच्छा मिला। और एक ग्राम सेवक को बुला के हमने धान का सीसी भी करवाया, जिसमें हमको 1 एकड़ में 24 क्विंटल धान मिला। तो बाकी जो गांव के लोग थे जिन्होंने देखा, उनका भी कहना ये था कि आपकी फसल बहुत अच्छी हुई है करके। और तो वो एक तरीके से हमारा अचीवमेंट था जो कि गांव ने देखा, और वो भी अब प्राकृतिक कृषि में जुड़ने के लिए तैयार हैं, और वो हमसे चाह रहे हैं कि हम उनको भी ये पद्धति को बताएं ताकि वो जुड़ सकें बाकी महिला साथियों के साथ। तो अब हमारे गांव से बहुत मतलब कम से कम 20 परिवार, जो हम 5 गांव में अभी काम कर रहे हैं, उसमें एक गांव में से 20 परिवार ने पलायन करना भी बंद किया है, क्योंकि उनमें से कुछ साथियों को हमने हथकरघा का ट्रेनिंग भी दिलवाया, और वो उड़िया साड़ी बनाते हैं, इखत की साड़ियाँ, क्योंकि वो पहले से बनाते थे। अब ट्रेनिंग के बाद वो बहुत अच्छी इखत की साड़ी बनाते हैं। 7 परिवार इखत साड़ी बनाते हैं। हम लाना भूल गए, हम लेके आते हैं ज़रूर दिखाने के लिए पर अगली बार जब हमसे मुलाकात होगी हम ज़रूर लेके आएंगे। तो इस तरीके का हमारा जर्नी चल रहा है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से हमारे साथियों को हम फेलोशिप वगैरह दिला सकें। पर जो 5 साल चला है हमारा काम बिना फंड के, मैं अपनी महिला साथियों को सैल्यूट करती हूँ कि वो पूरे लगन के साथ अभी भी काम में लगे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि वो और ज़्यादा गांव में घूम के काम कर सकें। लेकिन उनको मूवमेंट के लिए भी कम से कम टीए तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप मेरा और हम बच्चों के साथ भी काम, चूँकि हमने युवाओं को अप्रोच करने का प्रयास किया, तो हमको एक वो जो समझ में आया उनसे बात करके कि उनको कृषि में लाभ दिखाई नहीं देता। अब जो चीज़ लाभ नहीं दिखाएगी तो युवा उसकी तरफ आकर्षित हो नहीं पा रहा है। तो हम सोचे कि चलो ठीक है, हम 1-2 साल काम करते हैं और उनको लाभ दिखाते हैं, तब शायद वो हमारी तरफ आएंगे करके एक तो ये प्रक्रिया अपनाई हमने। उसके साथ हमने सोचा कि यार युवाओं को अप्रोच करने के बजाय हम बच्चों से शुरुआत करते हैं,
तो हमने स्कूलों में जो हम 2 पंचायत में काम कर रहे हैं, हम वहाँ के स्कूलों में गए और वहाँ के प्रिंसिपल से बात किया कि सर हम आपके ग्राउंड में, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड होता है स्कूल का हमारे एरिया में, तो सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ मैं, प्राइवेट में अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। तो सरकारी स्कूलों में जो ग्राउंड रहता है उसमें खेलने की जगह के अलावा भी बहुत सारी जगह होती है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम इस जगह पे कृषि करना चाहते हैं, प्राकृतिक कृषि, ताकि हम बच्चों को बता सकें कि किस तरीके से हमारे पारंपरिक और प्राकृतिक कृषि होते थे और हम किस तरीके से अपनी भूमि को केमिकल से, बंजर होते हुए से बचा सकते हैं करके। ये प्राकृतिक कृषि को हम एक अल्टरनेटिव के रूप में भी देख रहे हैं। जो सारी दुनिया जिस तरीके से केमिकल फ्लड कर रही है प्रकृति में, चाहे बड़ी कंपनियां हो, चाहे खेती को भी एक हमारा नज़रिया मैं बता रही हूँ, खेती भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो रसायन जमीन में डाल रहा है और वो पानी, हवा और मिट्टी तीनों को प्रदूषित कर रहे हैं। तो इसलिए हमने हमारे सेक्टर में ये चाहा कि हम एटलीस्ट हमारे गांव से शुरुआत करें, ताकि हम भले ही हमारा विचार धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन हम कम से कम अपनी ज़मीन को, अपनी धरती माँ को बंजर ना बनाएं। क्योंकि अगर हमारे पास खेत नहीं रहेगा, ज़मीन नहीं रहेगा, तो हम तो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे और वही ज़मीन को फिर बड़े कंपनी वाले लीज में लेके अपना सोलर पैनल लगाएंगे और बड़ी बड़ी जो भी चीज़ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे या जो भी करेंगे। तो हम अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो कैसे हम जिएंगे? हमारा आजीविका तो खत्म हो जाएगा अगर हमारी धरती से उपज नहीं आएगी। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, मेरा भाई केमिकल खेती करता है, वो खेती करता है। तो इस साल उसको 1 एकड़ के हिसाब से 1 क्विंटल धान कम हो, वो काफ़ी दुखी हो गया, क्योंकि वो 1 एकड़ में जितना धान उसको मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला उसको कहीं से लोन पे धान लाके तब जोड़ के बेचना पड़ा। तो मैंने उसको अप्रोच किया था, पर वो माना नहीं इस चीज़ को कि कैसे प्राकृतिक कृषि में जाएं। पर मेरा प्रयास तो जारी रहेगा, क्योंकि अपने ही घर से चीज़ें ठीक की जाती है हमेशा। तो वो चीज़ को हम ज़रूर करेंगे और इस बार हम ज़रूर प्राकृतिक कृषि करेंगे हमारे घर में भी। तो और कुछ छूट जाए, बाजार, सॉरी एक चीज़ और जोड़ देती हूँ। हमारे जो किसान साथी लोग हैं, महिला किसान साथी खास करके, जब हम काम करना शुरू किया तो हम हमारा जो उपज आएगा दीदी, हम उसको बेचेंगे कहाँ? क्योंकि मंडी में तो प्राकृतिक धान को बेचने के लिए स्पेस है नहीं, जगह है नहीं, क्योंकि वही पर्टिकुलर धान को ही खरीदते हैं। तो हम धान कहाँ से बेचेंगे? तो जब हमारे आपसी संवाद होता रहा तो वो अभी जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट बनाया गया था, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हार्पिक बेचने आती थी। तो उसको देख के बोले, दीदी देखो, जब ये हार्पिक बेच सकते हैं तो हम अपना धान क्यों नहीं बेच सकते? हम अपनी सब्जियां क्यों नहीं बेच सकते? हम अपना दूध क्यों नहीं बेच सकते? हम डोर टू डोर जाएंगे और जाके अपना सैंपल देंगे कि भाई आप हमारा दूध टेस्ट करके देखिए, आप हमारी सब्जी खा के देखिए, आपको स्वाद अच्छा लगे तो हमको बोलिए, हम उसको आपके लिए उगाएंगे और बेचेंगे और आपका तो वो उपज हम पूर्ति करेंगे करके। तो ये हमने मार्केटिंग का एक तरीका सोचा है, वो नियर फ्यूचर में हम उसको करेंगे ज़रूर। और बस ये छोटी सी चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरी बात सुनने के लिए। अगर कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव हो हमारे लिए, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।